गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर अफेक्टिंग टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी वे कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने से मतलब है या तो ट्रांसपिरेशन की दर को वो तेज़ कर देंगे या ट्रांसपिरेशन की दर को, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को लो कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं वे अनेक प्रकार के हैं और उनको इजीली स्टडी करने के लिए अपने दो कैटेगरी के अंदर उनको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, या इनको क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट फैक्टर। एंड सेकेंड इज कौन से हैं, इंटरनल फैक्टर। फर्स्ट कैटेगरी इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, इनको बोलते हैं बाह्य कारक। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय कारक या एनवायरमेंटल फैक्टर। और दूसरी जो कैटेगरी है सेकंड इज इंटरनल फैक्टर, इसको बोलते हैं आंतरिक कारक। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अपने जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाह्य कारक कौन कौन से हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इज सबसे जो पहला है वो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। बच्चों इसको बोलते हैं वायु की आर्द्रता, वायु की आर्द्रता या वायुमंडलीय आर्द्रता। बच्चों वायुमंडल की जो आर्द्रता है, अगर एनवायरमेंटल या वायुमंडल की आर्द्रता ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा, उसकी जो दर है वो धीमी होगी। अगर बच्चों वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। अगर वायुमंडल की आर्द्रता कम है तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की दर है वो अधिक होगी। ऐसा क्यों होगा, आपने नोट किया होगा, जस्ट जब रेनी सीजन के अंदर बरसात के मौसम में क्या होता है कि जब पत्ती के अंदर वायु का दाब और बाहर वायुमंडलीय वायु दाब जब दोनों बराबर हो, जैसा कि जस्ट बरसात रुकने के बाद होता है, तो ट्रांसपिरेशन यहाँ ना के बराबर होता है। क्यों, अंदर और बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसका जो प्रेशर है, वायु का जो प्रेशर है वो एक जैसा होता है, तो यहाँ जो ट्रांसपिरेशन है वो ना के बराबर होगा। धीरे धीरे वायुमंडल जो ह्यूमिडिटी है उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी तो ट्रांसपिरेशन की दर घटती जाएगी। वायुमंडलीय ह्यूमिडिटी की मात्रा घटती जाएगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ ये देखो, नोट कर लेना। नेक्स्ट है टेम्परेचर, तापमान। बच्चों अगर टेम्परेचर सबसे अधिक प्रभावित करता है, टेम्परेचर सबसे अधिक प्रभावित कैसे करता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, कि यहाँ पर आप देखो कि जो टेम्परेचर है ट्रांसपिरेशन के बिल्कुल समानुपाती होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ट्रांसपिरेशन की जो दर है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार जो ट्रांसपिरेशन है वो टेम्परेचर यानी तापमान के बिल्कुल समानुपाती होता है। ठीक है, 0 डिग्री तापमान पर बच्चों, 0 डिग्री तापमान पर जो स्टोमेटा है वे बंद हो जाते हैं। जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, छिद्र बंद हो जाते हैं, तो क्या ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, या यूं कहें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज 0 ड्यू टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, और यही टेम्परेचर जब बढ़ता जाएगा 30 डिग्री तक, 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ने पर जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ती जाएगी, और इससे ऊपर अगर इसको और ज़्यादा अपने टेम्परेचर प्रोवाइड दें, 30 डिग्री से अधिक तापमान बढ़ाएं, तो धीरे धीरे जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन की दर है, उसमें गिरावट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसकी एक ऑप्टिमम रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपने बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में लाइट, इसको बोलते हैं प्रकाश। बच्चों यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, पहले प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो मोस्टली जो प्लांट हैं
उनके जो स्टोमेटा हैं दिन के समय खुलते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। कुछ अपवाद को छोड़कर आज अपवाद की बात भी करते हैं। सकुलेंट प्लांट्स जो मासोलभिद प्लांट है, फॉर एग्जांपल ओपनशिया, ठीक है बच्चों, इनके अंदर क्या है, उल्टा सिस्टम है। उल्टा सिस्टम क्या है, दिन के समय स्टोमेटा ओपन दिन के समय स्टोमेटा बंद रहते हैं, लेकिन रात के समय स्टोमेटा ओपन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि स्टोमेटा दिन के समय खुलते हैं और रात के समय बंद होते हैं। ये देखो, जब स्टोमेटा दिन के समय स्टोमेटा खुलते हैं और रात के समय स्टोमेटा बंद होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ऐसे स्टोमेटा क्या कहलाते हैं, फोटो एक्टिव स्टोमेटा। ठीक है, दूसरा जो है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, तिमिर प्रकाश प्रिय इसको बोलते हैं। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कौन से हैं कि रात के समय ओपन रहते हैं और दिन के समय क्लोज होते हैं। दिन के समय क्लोज होते हैं, रात के समय ये ओपन हो जाते हैं, और इस प्रकार के स्टोमेटा क्या कहलाते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। और ऐसे मासोलभिद जो सकुलेंट प्लांट हैं, फ्लैशी प्लांट हैं, उनमें इस प्रकार के स्टोमेटा मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, ट्रांसपिरेशन का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, यानी ये सबसे अधिक जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो है ब्लू एंड रेड लाइट। ठीक है, ब्लू एंड रेड लाइट। लेकिन दोनों की तुलना करें तो ब्लू लाइट के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सबसे अधिक होगी। ब्लू लाइट के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सबसे अधिक होगी, किसकी तुलना में, रेड लाइट की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं एयर करंट्स, इसको बोलते हैं वायु धारा। एयर करंट्स, वायु की धारा का वेग। ठीक है, यहाँ पर आप देखो जो वायु प्रवाह है, जो एयर करंट्स है, ये ट्रांसपिरेशन के बिल्कुल समानुपाती होता है। जैसे जैसे एयर करंट्स बढ़ता जाएगा, वायु का जो वेग है, जैसे आंधियाँ चलती है, वायु का जो वेग है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों जहाँ पर जिस सेक्टर के अंदर या जिस क्षेत्र के अंदर 30 से 40 किलोमीटर प्रति वेग की रफ्तार से आंधियाँ चलती हैं, वहाँ पर प्लांट बॉडी है, उनकी जो स्टोमेटा हैं वे बंद हो जाते हैं। जब बच्चों स्टोमेटा ही बंद हो जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन वहाँ ना के बराबर होता है, या यूं कहें कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डाउन हो जाता है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई, जल का समरण। बच्चों मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्लांट बॉडी वाटर को कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं, सॉइल से, और किन की हेल्प से, रूट की हेल्प से। ठीक है, रूट्स क्या करती हैं, वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करके टिप पार्ट ऑफ द रूट्स, प्लांट के जो शीर्ष भाग हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करती हैं। सपोज करो पत्ती तक पहुँचा दिया। ठीक है, रूट ने क्या किया, वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट की पत्तियों तक पहुँचा दिया, और पत्तियों पर क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस चल रही है, यानी जल की हानि हो रही है। ठीक है, तो बच्चों जितनी अधिक मात्रा में जल का अवशोषण होगा उतनी अधिक मात्रा में ट्रांसपिरेशन होगा। अगर जल का अवशोषण ही कम मात्रा में होगा तो ट्रांसपिरेशन की जो दर है वो भी कम होगी। सीधा साधा इसमें संबंध है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं वायुमंडलीय दबाव, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दबाव या वायु का जो दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों यहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो ट्रांसपिरेशन है वो अधिक हो जाता है, और जैसे जैसे वायु का दबाव बढ़ता है, देखो वायु का दबाव बढ़ता है तो ट्रांसपिरेशन की दर में गिरावट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्प्रे एंड डस्टिंग। बच्चों जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, आपने देखा होगा कि जो किसान हैं खेतों के अंदर स्प्रे करते हैं, जो फसल होती हैं, अनेक प्रकार की जो फसल हैं उनके ऊपर जो ये पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं, उनकी स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो स्प्रे करने का जो इफ़ेक्ट है वो उसके टेम्परेचर से रिलेटेड है। क्यों स्प्रे करते हैं,
तो वो लीव्स के ऊपर एक तरह की लेयर जमा हो जाती है, एक तरह की लेयर जमा हो जाती है। तो बच्चों जो बोर्डेक्स मिक्सचर है, अगर इसको स्प्रे किया जाए प्लांट्स के ऊपर या फसलों के ऊपर बोर्डेक्स मिक्सचर की स्प्रे किए जाए तो ये पत्ती के तापमान को घटा देता है, पत्ती का जो टेम्परेचर है उसको घटा देता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन क्या है, उसकी मात्रा में, उसकी दर में गिरावट होती है। ठीक है बच्चों, ये थे एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर में एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट, एयर करंट, वाटर सप्लाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्प्रे एंड डस्टिंग। ठीक है, अब बच्चों अपने बात करते हैं इंटरनल फैक्टर। आंतरिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन की दर को प्रभावित करते हैं। बच्चों आंतरिक या इंटरनल फैक्टर में सबसे पहले अपने बात करेंगे रूट शूट रेशो। रूट शूट रेशो बच्चों, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम ये दो प्रकार के सिस्टम हैं। प्लांट बॉडी का जो अंडरग्राउंड पार्ट है, जिनको अपने नेक्ड आई से देख नहीं सकते, उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, जिनको अपने देख नहीं सकते, यानी सोइल के अंदर जो गड़ा रहता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज रूट सिस्टम। और सोइल सरफेस से ऊपर की तरफ जो प्लांट का जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आप स्टेम भी देखते हो, ब्रांच भी देखते हो, लीव्स भी देखते हो, फ्रूट्स भी देखते हो, फ्लावर भी देखते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मूल और तने का जो अनुपात है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों यहाँ पर देखो कि जिन प्लांट्स के अंदर रूट शूट रेशियो अधिक होता है वहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी अधिक होता है, और जिन प्लांट्स के अंदर रूट शूट रेशियो कम होता है वहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लीफ स्ट्रक्चर। बच्चों लीफ की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी आप टीएस या एलएस देख लेना कि जो लीफ में अपर क्यूटिकल, लोअर क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, ठीक है, ये सारी जो स्ट्रक्चर्स अपने देखते हैं तो एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक मोटी क्यूटिकल मिलती है। ठीक है, थिक क्यूटिकल का मिलना, एपिडर्मल लेयर की संख्या, इनका वितरण, इनकी डेंसिटी, ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट जो है ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। बच्चों प्लांट बॉडी के अंदर जो पत्तियों का जो अभिविन्यास है, यानी टहनी के ऊपर पत्तियों का जो अरेंजमेंट है, अभिविन्यास है, वो भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करता है। कैसे? बच्चों आपने देखा होगा कि जो मोनोकोट्स हैं, जैसे ये स्टेम है, ये कोई स्टेम है या ब्रांच है, जो मोनोकोट्स हैं, मोनोकोट्स के ऊपर जो लीव्स हैं वे इसके बिल्कुल पैरेलल लगी रहती हैं, लेकिन डाइकोट्स में वही लीव्स इसके बिल्कुल समकोण पर लगी रहती हैं, 90 डिग्री के कोण पर लगी रहती हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री के कोण यानी समकोण पर होगी तो जो सनलाइट है डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ेगी तो उसका टेम्परेचर भी उसका बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मोनोकोट्स में अपने क्या देखते हैं, जो पत्तियां हैं वो स्टेम या ब्रांच के पैरेलल लगी रहती है, तो दोनों तरफ समान मात्रा में लेकिन कम सनलाइट एब्जॉर्ब करती हैं, तो लीफ का जो टेम्परेचर है वो भी कम होता है, और कम होने की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी उसमें डिक्रीज होता है, कम होता है। नेक्स्ट इज स्टोमेटा, रंध्र। बच्चों रंध्र प्लांट बॉडी के अंदर सबसे अधिक पत्तियों के ऊपर मिलते हैं, ब्रांच के ऊपर भी मिल सकते हैं, स्टेम के ऊपर भी मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ये कहूँगा कि पत्तियों के ऊपर स्टोमेटा सबसे अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों नॉर्मल जो स्टोमेटा है उनके अलावा सनकन स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा कैसे स्टोमेटा होते हैं कि जो नॉर्मल जो स्टोमेटा हैं जस्ट सरफेस के ऊपर मिलते हैं, एपिडर्मिस के ऊपर मिलते हैं, लेकिन
जो सनकन स्टोमेटा हैं एपिडर्मिस के अंदर, गुहा के अंदर, कैविटी के अंदर धंसे हुए मिलते हैं और ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवरिंग लिए हुए होते हैं। तो इस प्रकार एपिडर्मिस के अंदर धंसे हुए रंध्रों को क्या बोलते हैं? सनकन स्टोमेटा। बच्चों सनकन स्टोमेटा क्योंकि ये कैविटी के अंदर धंसे हुए हैं तो ये ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं, ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं, ट्रांसपिरेशन को घटाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, कम से कम तापमान को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लीफ एरिया। बच्चों अगर छोटे वृक्ष और बड़े वृक्ष, जो बड़े आकार के जो वृक्ष हैं और छोटे आकार के वृक्ष हैं, अगर उनकी तुलना की जाए तो छोटे आकार के जो वृक्ष हैं उनमें ट्रांसपिरेशन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन वृक्षों जो बड़े पेड़ हैं उनमें ट्रांसपिरेशन की मात्रा कम होती है। तो बच्चों ये था फैक्टर अफेक्टिंग टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट में बच्चों आप इसी में से एक इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो डायरेक्ट हिट करता है। थैंक यू।